हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अपने भारतीय संविधान शुरू करने जा रहे हैं। जो पहला टॉपिक अपना रहेगा वो रहेगा प्रेम्बल, प्रस्तावना। ठीक है, ये आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना क्या चीज़ है, ठीक है, इसको अपन किस वे में देखना चाहते हैं। तो प्रस्तावना संविधान का प्रारंभिक भाग है। प्रस्तावना संविधान के लक्ष्यों का स्रोत है। क्या ये प्रारंभिक भाग है और संविधान के लक्ष्यों का स्रोत है। ठीक है, प्रस्तावना एक ऐसा दस्तावेज है जिसको देखने पर दो बातें तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। कौन कौन सी? पहली तो ये जो संविधान के उद्देश्य है, उसके लक्ष्य है, ठीक है, जहां ये लिखे गए हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, संविधान बनाया जा रहा था तब वो जब लागू हुआ उसकी जो तारीख जिसमें दी गई थी उस तारीख को अपने क्या, उस तारीख दी गई तो वो प्रस्तावना में दी, उद्देशिका में दी गई थी, प्रस्तावना में दी गई तो उसे क्या बोलते हैं? अपने प्रस्तावना बोलते हैं। ठीक है, और इसके प्रस्तावना क्या मतलब, जैसे उस वक्त जब भारत आज़ाद हुआ था और संविधान सभा के अंदर प्रस्तावना बन रही थी, ठीक है, संविधान बन रही थी, बन रहा था, तो उसके अंदर जो भीमराव अंबेडकर जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे, महात्मा गांधी जी थे और के मुंशी जैसे बड़े बड़े जो लीडर थे, उनके जो क्या विचार थे, क्या उनके आदर्श थे, क्या उनके लक्ष्य थे, क्या उनके उद्देश्य थे, इन सभी को उन्होंने एक इस प्रस्तावना के अंदर उतारा गया है। वो जो पूरा खाका एक बड़ा सा तैयार रहा था उसको अपने आगे, उसको देख के आगे अपने संविधान को पढ़ सकते हैं। पहले इसको जानना, उनके उद्देश्यों को जानना, जो उनके विचार थे वो सभी विचार जो है इस प्रस्तावना में उनको उकेरा गया है। ठीक है, तो आज अपने जो पहला टॉपिक है उसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपने, तो सबसे पहले अपने पढ़ेंगे प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपने? प्रस्तावना की भाषा। दूसरा जो पढ़ेंगे अपने उद्देश्य प्रस्ताव। तीसरा जो पढ़ेंगे प्रमुख इसके वाद। ठीक है, कौन कौन से इसके वाद रहे थे। ठीक है, तीसरा पढ़ेंगे प्रमुख संशोधन, किस तरह से संशोधन रहा था, इसका संशोधन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, इसके अंदर हुए हैं, कितने हुए हैं, ये सब इसके अंदर अपने पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रस्तावना के शब्दों का क्रम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि परीक्षा के अंदर सीधा कंपटीशन में पूछते हैं कि प्रस्तावना के शब्दों को क्रम से सेट करना, इसके प्रश्न आता है, तो अपने आज इसके अंदर पढ़ेंगे। तो पहला जो अपना टॉपिक है वो है प्रस्तावना की भाषा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी चीज़ की भाषा लेना, क्योंकि जब अपने भाषा से आगे पूरा संविधान इसके अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो अपने जो भाषा ली थी तो ये ली थी ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से ली थी? ऑस्ट्रेलिया से ये भाषा ली, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में से ये भाषा अपन लोगों ने ली है। उसके बाद में जो ये विचार है, ये विचार कहाँ से डेवलपमेंट हुआ था? ठीक है, जो ये विचार है वो अमेरिका के संविधान से लिया था। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जो लिखा गया था वो अमेरिका का संविधान लिखा गया था, उसके अंदर ये बातें लिखी गई थी कहीं ना कहीं, तो ये विचार अपन लोगों ने वहाँ से लिया है। लेकिन जो इसकी लैंग्वेज लिखी गई है वो लैंग्वेज जो है वो अपन लोगों ने कहाँ से लिए? ऑस्ट्रेलिया से। कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि प्रस्तावना की जो भाषा है या इसके विचार है ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये जो अपन लोगों ने ली है जिसकी भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिए, इसके विचार जो लिए हैं अपन लोगों ने वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद में जो अपना आता है ये उद्देश्य प्रस्ताव। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अपना जो आता है उद्देश्य प्रस्ताव है। इनको तो आप जानते हैं, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। ठीक है, इन्होंने जब संविधान की जो बैठकें चल रही थी, उन बैठकों के अंदर जो पहली, दूसरी, तीसरी जो बैठक हुई थी, जो तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में उन्होंने क्या कहा, एक प्रस्ताव लेके आए, उस प्रस्ताव को क्या कहा? उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। प्रस्तावना का दूसरा नाम अपने उद्देश्य का इसको कहते हैं, वो यहीं से सिस्टम से उसका शुरू होता है। 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव में एक क्या लाइन लिखी हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो भारत के लिए आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या लिखी गई थी कि भारत को प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया। भारत को ये 4-5 शब्द है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे अपने पूरी प्रस्तावना में इसके अंदर शब्दों का क्रम आएगा तभी इंपॉर्टेंट रहेंगे। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सार्वभौमिक लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसमें कहा गया था। ठीक है, इस उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया था और पूरी संविधान सभा ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित कर लिया गया। ये एक बहुत बड़ा पार्ट माना गया था। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से जो अपनी जो संविधान है उस संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की जन्म पत्री कहा है। बहुत अच्छा इन्होंने एक वाक्य बोला कि जो संविधान बना है वो इसका जन्म हुआ वो यहाँ से माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में जो अपने देखते हैं
ठीक है। उसके बाद में संविधान की प्रस्तावना पर ना विश्व की महत्वपूर्ण क्रांतियों का बड़ा प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि आप जानते हो इस बात को कि भारत का जो संविधान है वो एक संविधान सभा में एक कमरे में बैठ के बनाया गया है। जब भारत का संविधान बन रहा था तब लगभग जो बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनको वो अपने आप में आज़ाद हो चुकी थी, तो उन्होंने अपना अपना सिस्टम शुरू कर लिया था, अपनी अपनी व्यवस्थाएं बना ली थी उन्होंने। तो भारत ने इसकी तुलना कर करके हर जगह से कुछ ना कुछ बड़े बढ़िया शब्द, बढ़िया बढ़िया जो कानून है वो इसके अंदर ऐड किए थे। तो जो 3 महत्वपूर्ण क्रांतियां विश्व के अंदर हुई थी, जैसे सबसे प्रथम क्रांति जो मानते हैं अपने, जो तीनों क्रांतियां देखते हैं तो अमेरिका की क्रांति है, फ्रांस की क्रांति है, रूस की क्रांति, ये जो तीनों क्रांतियां हैं, इन क्रांतियों का उस वक्त मकसद क्या था? उस वक्त मकसद यही था कि स्वतंत्रता प्राप्त करना, विश्व के अंदर या देश के अंदर समानता पैदा करना, क्योंकि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र और समान पैदा होता है, असमानता तो बाद में पैदा होती है। ठीक है, ये चीजें सारी जो उस वक्त की डिमांड थी उस लोगों की उस वक्त थी, तो भारत ने इनसे कुछ प्राप्त किया है। वो क्या प्राप्त किया? जो फ्रांस की क्रांति की बात करें अपने, तो सबसे भारत ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये तीनों शब्द जो है भारत ने फ्रांस की क्रांति से कलेक्ट किए हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने सामने आती है अमेरिका की क्रांति। अमेरिका की क्रांति 1776 के अंदर हुई थी। ठीक है, राजनीतिक स्वतंत्रता और वैधानिक स्वतंत्रता, ठीक है, वैधानिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता और वैधानिक स्वतंत्रता भारत ने अमेरिका की क्रांति से कलेक्ट किए हैं। उसके बाद में रूस की क्रांति, इसको बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहां से है? इसमें क्या लिया? आर्थिक समानता जो है, ठीक, आर्थिक समानता जो है मतलब समाजवादी सिस्टम जो भारत ने ग्रहण किया, वो यहाँ से ग्रहण किया। इन तीनों क्रांतियों का भारतीय प्रस्तावना पे या भारतीय संविधान पे बहुत इंपॉर्टेंट असर देखने को मिलता है। उसके बाद में अपने सामने देखें तो अब आता है प्रमुखवाद, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब ये सिस्टम चल रहा था तो जब भारत आज़ाद होने के बाद में कुछ प्रॉब्लम सामने आई थी, उन प्रॉब्लम को देखते हैं तो अपने सबसे पहला वाद जो सामने आता है, ठीक है, वो आता है बेरोजगारीवाद। ये बेरोजगारीवाद एक पश्चिम बंगाल में इस जगह को लेकर एक समस्या सामने आई थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस वाद के अंदर सबसे पहले क्या निर्णय दिया? इस निर्णय में ये कहा कि जो प्रस्तावना है संविधान का भाग नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये कंपटीशन में हजारों बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1960 में ये वाद आया था। ठीक है, सबसे पहला वाद में इसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना के बारे में पहला वाद ये है, और ये कहा गया कि बेरोजगारीवाद के अंदर कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है, अंग ही नहीं है ये किसी प्रकार से। ठीक है, अंग ही नहीं है। और ठीक इसके 13 साल के बाद में मतलब 1973 के अंदर केशवानंद भारतीयवाद आया, जो भारतीय राज व्यवस्था का सबसे इंपॉर्टेंट वाद माना जाता है। ठीक है, इस वाद के अंदर जो क्या कहा गया, इस वाद के अंदर देखो सुप्रीम कोर्ट ने यू टर्न ले लिया, एक मतलब विपरीत स्थिति निर्णय दे दिया एक प्रकार से। वो क्या कहा गया था इसमें ये कहा गया था, ये 1973 में आया था। ठीक है, इसमें क्या गया? प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसमें डायरेक्टली ये बात इसमें बोल दी गई थी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। और जो ऊपर वाला है, जो बेरोजगारीवाद 1960 में आया था, उसमें ये कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, इसमें कहा गया था भाग है। ठीक है, तो ये वाद उस वक्त शुरू हो गए थे। तो इसमें उसके बाद में कुछ बात और आए थे, जैसे ये न्यायाधीश चंद्रचूड़ जो न्यायाधीश है, उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने ये बात बोली कि प्रस्तावना की चर्चा करना तो व्यर्थ है, प्रस्तावना को अपने क्या माने, कुछ नहीं है, ना तो इसका कहीं संविधान में उल्लेख है, ना इसका कहीं अनुच्छेद में उल्लेख है, तो इसको मानना एक व्यर्थ है। ये बात है न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कही थी। उसके बाद में जो एक SR बॉम्बई वाद आया 1994 के अंदर। ठीक है, इस वाद में बहुत अच्छा निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान की बेसिक स्ट्रक्चर है, आधारभूत ढांचा है। ये बात किसमें बोली गई थी? ये SR बॉम्बे वाद में कही गई थी कि इसमें आप चेंज या कुछ नहीं कर सकते, इसके अंदर आधारभूत संरचना है, इसको आप ये संविधान का अंग मानना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें सामने आने के बाद में कुछ सिस्टम देखने को मिला। तो इसमें ये देखते हैं अपने सबसे पहले जैसे भीमराव अंबेडकर ने भी ये प्रस्तावना संविधान का एक भाग माना है। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर भी ये इसका जन्मपत्री कहा है, इसको महत्वपूर्ण को माना गया है। ठीक है, तो अब ये चीजें कुछ वाद थे प्रमुख जो धीरे धीरे चलते गए और सामने आते गए। तो ये प्रस्तावना संबंधित पहला वाद अपने कंपटीशन देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेरोजगारीवाद है और केशवानंद भारतीयवाद है। दोनों के निर्णय बिल्कुल विपरीत है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कंपटीशन के दायरे से देखते हैं। तो उसके बाद में अपने शब्दों का क्रम है, मैंने पहले कहा था कि शब्दों का क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उद्देश्य प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़ा था उस वक्त अपने देखा था उद्देश्य इसका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न जो यहाँ से सीधा सा उठ के सामने आता है और इसका जो क्रम है साथ में अपने इसका अर्थ भी देखेंगे अभी।
ठीक है, शब्दों का अर्थ भी क्या है ये इंपॉर्टेंट है और क्रम भी इसका इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज अपन देखने मिलेगी। तो पहला जो टॉपिक अपना सामने आता है वो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न इसको दो अर्थों में ले सकते हैं इसका अर्थ। तो इसका जैसे देखें पहला, ठीक है, तो पहला है आंतरिक और दूसरा है बाहरी। ठीक है, ये दो अर्थ है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत मान लो कि कोई निर्णय लेता है, हिंदुस्तान अगर कोई निर्णय लेता है तो वो आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर कोई बाहरी शक्ति का दबाव नहीं है। या अपने किसी दूसरे देश के साथ समझौता या संधि करते हैं, संधि या समझौता करते हैं तो अपने ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है, किसी का, अपना देश एक स्वतंत्र है और वो एक प्रभुत्व संपन्न देश है। तो इसका मतलब ये है कि निर्णय लेने के अंदर अपने देश का कोई काम करने के लिए वो अपना देश खुद निर्णय लेता है, उसके ऊपर किसी बाहरी शक्ति का दबाव नहीं होता है, तो वो क्या कहलाता है, प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। ठीक है, दूसरा है समाजवादी। अब देखिए समाजवादी का मतलब क्या है, इंग्लिश में इसको सोशलिस्ट बोलते हैं। समाज में कमजोर व पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास इसमें किए जाते हैं और उत्पादन और वितरण के साधनों में सार्वजनिक स्वामित्व ही समाजवादी कहलाता है। मतलब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समाज है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, कमजोर वर्ग है, ठीक है, वो क्या है कि उसको उस विषमता को दूर किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, और जो वितरण के साधन है, उत्पादन वितरण के साधन है, उसको सार्वजनिक, मतलब एक उसका सार्वजनिक स्वामित्व, मतलब किसी का निजी स्वामित्व ना होकर उसका एक सार्वजनिक स्वामित्व कहलाना ही क्या कहलाता है, समाजवाद कहलाता है। उसके बाद में अपने सामने आता है पंथ निरपेक्षता या धर्म निरपेक्षता। ये जो शब्द है 42वें संविधान संशोधन के अंदर जोड़ा गया था, ये मैं आगे बताऊंगा आपको। पंथ निरपेक्षता का मतलब है भारत राज्य का कोई किसी प्रकार का या मतलब धर्म, राज्य के धर्म नहीं है, सभी धर्मों का इसके अंदर पालन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है लोकतांत्रिक। डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है, भारत में है प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र है, वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। भारत में कौन सा लोकतंत्र है, प्रतिनिधियात्मक। प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र भारत के अंदर है। ठीक है, प्रतिनिधि लोकतंत्र भारत के अंदर, और यह जनता के प्रति क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है गणराज्य। गणराज्य का मतलब ये है कि जिस देश का प्रधान पद होता है, जैसे भारत की बात करें तो राष्ट्रपति प्रथम नागरिक है, प्रथम पद माना जाता है अपने। तो राष्ट्रपति जो है देश की जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता हो, निर्वाचित होता हो, मतलब उसको क्या कहेंगे, अपने गणराज्य कहेंगे। तो इस बेस से अपना राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और वो क्या कहलाता है, भारत एक गणराज्य कहलाता है। इस चीज को एक क्रम में याद करने के लिए अपन थोड़ा इसको इंग्लिश में इसका सहायता लेंगे, SSSDR। ठीक है, इसका मतलब संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व का मतलब होता है सॉवरेंटी, समाजवादी का मतलब सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष का मतलब सर्कुलर, और लोकतांत्रिक का मतलब डेमोक्रेटिक, और गणराज्य का मतलब रिपब्लिक। इसको एक क्रम में याद रखने के लिए SSSDR, ये क्रम आप याद रखना। इस क्रम के आधार पर आप इसका शब्दों का क्रम आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे भी क्योंकि शब्द और आएंगे, अभी देखेंगे अपने, तो एक क्रम आप इसका याद रखना। उसके बाद में अपने अगला क्रम जो आता है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, बंधुता है। ठीक है, इसका भी एक बनता है जस्टिस, लिबर्टी और इक्वलिटी और फर्टिनिटी। ये आप इसका एक क्रम याद रखेंगे। ठीक है, इस क्रम के आधार पर आपको चलना पड़ेगा। देखिए अब स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता की भारत में अनुच्छेद 19 के अंदर दी हुई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 है, 19 से 22 तक देखिए पूरी स्वतंत्रता का वर्णन भारत में इसके अंदर किया गया है। और उसके बाद में समानता, समानता की बात करें तो अनुच्छेद, जैसे अवसर की समानता हो गई, ये कुछ टॉपिक है, जैसे अवसर की समानता। ठीक है, अवसर की समानता तो अनुच्छेद 16 के अंदर, अनुच्छेद 16 के अंदर। तो ये जो स्वतंत्रता शब्द है ये मौलिक अधिकार में भी आता है। प्रश्न कैसे आएगा आपके सामने, प्रश्न ये आएगा प्रस्तावना।
ठीक है। प्रश्न क्या आएगा आपसे? प्रश्न ये आएगा कि स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग भारत के संविधान में कहाँ किया गया है? तो एक तो मौलिक अधिकार में किया गया है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 के अंदर किया गया है, और इसका शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया है? इस शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में भी किया गया है। ठीक है। ऐसे ही इसका देखें तो इसका भी शब्द का, इसका भी मौलिक अधिकार में किया गया है और प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है। स्वतंत्रता और समानता दोनों का जो इस शब्दों का प्रयोग किया गया है वो प्रस्तावना में भी किया गया है और मौलिक अधिकार में भी किया गया है। ठीक है। उसके बाद में आता है बंधुता। बंधुता शब्द जो है ये मौलिक कर्तव्य में शब्द, इस शब्द का प्रयोग हुआ है। मौलिक कर्तव्य प्लस प्रस्तावना। ठीक है। दोनों शब्दों का मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना, इन दोनों में इसका शब्दों का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। तो प्रश्न यहां से यही बनेगा कि बंधुता, स्वतंत्रता, पहला प्रश्न तो आपने शुरू में पढ़ के आए थे, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये शब्द कौन सी क्रांति से लिए गए? ये शब्द फ्रांस की क्रांति से कलेक्ट किए गए, भारत ने इससे किया है। ठीक है। उसके बाद में अब अगर इसका और डिटेल जाते हैं अपने अंदर, तो स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 19 के अंदर किया गया, मौलिक अधिकारों के अंदर किया गया और प्रस्तावना के अंदर किया गया। ठीक है। उसके बाद में आता समानता। समानता की कौन सी? अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के अंदर, मतलब मौलिक अधिकार में इसका प्रयोग किया गया है और प्रस्तावना में इसका प्रयोग किया गया है। उसके बाद में अपने सामने आता है बंधुता। बंधुता शब्द का प्रयोग मौलिक कर्तव्य के अंदर है, ना कि अधिकार, मौलिक कर्तव्य के अंदर किया गया और इसका अंदर, इसका मतलब इसका प्रस्तावना में इसका प्रयोग भी किया गया है। ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से सामने आ सकता है और इसका क्रम आपने मैंने बता दिया, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी। ये जो आप याद रखना, पीछे आप पढ़ के आए हो वो SSDR, एक एस और आएगा इसके अंदर, SSDR, ये पीछे पढ़ के आए हो। आगे ये क्रम आप बनाते रहना सीक्वेंस के अंदर, याद बहुत जल्दी हो जाएंगे आपको। उसके बाद में आता है न्याय। ये जो शब्द है ये अपन लोगों ने रूस की क्रांति से प्राप्त किए हैं। जो न्याय है वो अपन लोगों ने देखिए, जैसे सामाजिक न्याय, ये लैंगिकता पर आधारित मान लो या वयस्क मताधिकार पे किसी का मतलब इसको भेदभाव नहीं होगा। और इन दोनों की आर्थिक राजनीतिक समानता के अपने इसकी बात करें, जैसे अनुच्छेद 39 आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या दे रखा है आपने? उसमें ये दे रखा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और साधनों का वितरण जो है वो एक, उसका केंद्रीकरण किसी प्रकार से नहीं होना चाहिए। जो पीछे आप समाज पढ़ के आए हो, समाज का मतलब क्या पढ़ा था भी? जो उत्पादनों साधनों का वितरण है वो उसका क्या है, उसमें कौन सा महत्व होना चाहिए? उसमें सार्वजनिक महत्व होना चाहिए। वही बात यहाँ देखने को मिलती है। तो ये भी पूछते हैं कि इसको क्रम पूछेंगे न्याय का, तो न्याय का पहले सामाजिक न्याय आएगा, फिर आर्थिक न्याय, बीच में आर्थिक न्याय, फिर तीसरा कौन सा है? राजनीतिक न्याय है। ये आप इसको थोड़ा ध्यान में रखना। उसके बाद में आता है स्वतंत्रता का क्रम। देखिए स्वतंत्रता का क्रम पूछते हैं वो को कैसे? सबसे पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, ये 3 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? आपको विचार और अभिव्यक्ति एक पढ़ना है, विश्वास और धर्म एक पढ़ना है, और उपासना आपको एक पढ़ना। और वैसे इसका सीधा जो क्रम पूछे स्वतंत्रता का तो वो 5 प्रकार से हैं। तो विचार और अभिव्यक्ति कैसे? जैसे मान लो कि कोई गवर्नमेंट है, तो उस गवर्नमेंट ने जरूरी है कि जिस गवर्नमेंट का चुनाव हो चुका है, वो जीत के सत्ता में आ चुकी है, तो आप उसकी क्या है कि वाहवाही करो। नहीं, आप किसी भी व्यक्ति की, किसी भी सरकार की, किसी भी समाज के किसी भी चीज की आप आलोचना कर सकते हो, आपको उसके बारे में बोलने का संपूर्ण अधिकार है। तो आप किसी भी विचार या अभिव्यक्ति दे सकते हो आप, और ये अनुच्छेद 19 में भी दे रखा है। ठीक है। विश्वास और धर्म, आप किसी भी प्रकार से नास्तिक और आस्तिक रूप में आप रह सकते हो, किसी भी कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी धर्म आप अपना सकते हो, कोई किसी का दबाव आपके सामने नहीं है। उपासना, आप किसी चीज की पूजा अर्चना कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो ये भी आप स्वतंत्रता के प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न आता है कि स्वतंत्रता का क्रम बताइए। तो स्वतंत्रता क्रम ये 5 प्रकार है, विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना है। ठीक है। आगे देखें अपने, तो अब शब्दों, प्रस्तावना शब्दों का अर्थ है। अर्थ अपने पीछे पढ़ के आ चुके हैं। एक अर्थ और है हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शब्द है हम लोग। ठीक है। इसमें अपने क्या देखते हैं, ये शब्द आया कहां से? मैंने कहा था कि 1789 और 1776 के अंदर अमेरिका आजाद हुआ था। 1789 के अंदर फिलाडेल्फिया के अंदर अमेरिका का संविधान निर्माण हुआ था। इसके अंदर ये शब्द दिया होता हम लोग। इस शब्द को उठाया कहां से, किसने उठाया? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर। और भारत ने इसको दोनों को देख के, इसकी भावना को समझ के किस रूप में लिखा? हम भारत के लोग। इस शब्द से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है, हम भारत के लोग, कि भारत का संविधान है
उसका निर्माण भारतीयों द्वारा ही किया गया है। और जो अंतिम सत्ता है, जो अंतिम जो सत्ता या शक्ति मानते हो, वो किसको दी गई है? जनता को दी गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हम भारत के लोग। और आगे आपने प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक गणराज्य वगैरह पूरा पूरा सिक्वेंस आपने पढ़ लिया है प्रस्तावना का, वो आगे आप इसमें ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मापित करते हैं। ये जो शब्द हैं, अब सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जिसके अंदर तारीख दी हो संविधान लागू होने की, वो जो एक प्रपत्र होता है कह सकते हो, या एक कोई डॉक्यूमेंट कह सकते हो, उसे क्या बोलेंगे अपने? उसे बोलेंगे प्रस्तावना। पहले जो शुरू में अपने क्लास शुरू की थी तब ये बात कही थी। तो ये 26 नवंबर 1949 को ये अपन लोगों को अंगीकृत किया गया है, अधिनियमित किया गया और आत्मापित किया गया। अंगीकृत का मतलब क्या होता है? संविधान को स्वीकार करना, और अधिनियमित का मतलब क्या? हम संविधान को लागू करते हैं। और आत्मापित का मतलब क्या होता है? आत्मापित का मतलब ये होता है कि आज हम ये जो संविधान है हम समय को समर्पित करते हैं। ये शब्द तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अंगीकृत का मतलब क्या होता है कि हम संविधान को स्वीकार करते हैं। अधिनियमित का मतलब क्या होता है? हम लागू करते हैं। और आत्मापित का मतलब है कि अपने आप को इसको क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। अब एक टॉपिक जो पीछे रह गया वो टॉपिक ये है कि इसमें संशोधन की बात करें तो इसमें आज तक एक ही संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है। ये एक ही संशोधन, इसमें 3 शब्द इसमें जोड़े गए हैं। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? इसमें समाजवादी है और अखंडता है, ये शब्द इसमें तीनों जोड़े गए हैं, ठीक है। और ये 42वां संविधान एक ही बार इसमें आज तक संशोधन हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रश्न इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रम था, वो क्रम आप लोगों ने इसके अंदर देख लिया है। और इस क्रमों को आप सीक्वेंस इंग्लिश में मैंने इसके शॉर्ट ट्रिक भी बता दी थोड़ी, वो ट्रिक की आप इसके अंदर देख लेना। तो संविधान में संशोधन इसके अंदर एक ही बार हुआ है, ठीक है। क्लास देखने के लिए आपके लिए धन्यवाद।